Good morning, students. Myself, Dr. Sandhya. I am Assistant Professor of Physics from Government College for Women, Baroda. Today we will discuss about the topic X-ray diffraction and Brake's law. After that, we will discuss about the various method of using Brake's law to find out the crystal structure, and followed by the application of Brake's law. This is the main content that we will discuss in this topic. And first one is X-ray diffraction and X-rays and X-ray diffraction. Second one is Brake's law, and after that type of diffraction techniques. First one is Lewis method, second one is rotating cluster method, third one is powder diffraction technique, and after that application of X-ray diffraction. Firstly, we will discuss what is X-ray. Before discussing X-ray diffraction, we should know what is X-rays. X-rays is a part of electromagnetic radiation spectra having shorter wavelength or we can say that higher frequency than the visible light. As we all know that electromagnetic radiation are those radiation which have electric field and the magnetic field which are perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation. इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा, अगर हम स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो मतलब हमारे पास एक रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, और उसमें अलग अलग जो रीज़न है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज को हमने क्या कर दिया, मतलब किसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उसके अंदर हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, उसके अंदर हमारा IR भी है, विजिबल भी है, माइक्रोवेव भी है, एक्स रेज भी है, UV रेज भी हैं और गामा रेज भी हैं, ठीक है। और इसको हमने कैटेगराइज किया है या फिर हम कह सकते हैं अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ है। और इसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो करते हैं कि मतलब जैसे रेडियो वेव से लेकर हमारा जो गामा रेज है वहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ट्रेंड है वो चलता है। और या फिर अगर हम रिवर्स में बात करें तो गामा से लेकर हम अगर रेडियो में मूव करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ रेंज होगी। तो यही बात है कि एक्स रेज है वो हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका पार्ट है, और जो वेवलेंथ होती है वो क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है। और शॉर्टर वेवलेंथ है तो हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हायर होगी एज़ कम्पेयर टू विजिबल वेवलेंथ, विजिबल लाइट। वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्स रेज इज 1 से लेकर हमारा 100 एंगस्ट्रॉम, 1 से लेकर हमारा 100 एंगस्ट्रॉम तक जो एक्स रेज है वो जनरली हम इस वेवलेंथ रेंज में बात करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डिस्क्राइब्ड इन द पैकेट ऑफ एनर्जी टर्म्ड एज फोटोन। और अगर हम एनर्जी की टर्म में बात करें तो एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक पैकेट्स की बात करते हैं, और वो क्या हो गया हमारा फोटोन की एनर्जी इन टर्म ऑफ फोटोन। और एनर्जी डिफाइन की जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, एंड म्यू हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जिसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच म्यू एन एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पे हमारा एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, सी हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनके लिए वो चीज़ क्या है, फिक्स है। उसके बाद फिर क्या है कि मतलब लैम्डा है वो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ है। First Nobel Prize was awarded to the William Conrad Longton for the discovery of X-ray in 1901। एक और चीज़ है मेन कि जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी वो एक तरह से एक रॉन्गटन, हाँ एक साइंटिस्ट जो रॉन्गटन सर थे उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी, और बहुत ही जल्दी उसको मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी ही उसका मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होने लगा था। तो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है वो हमारा किसमें, जो एक्सरे की डिस्कवरी है उसके लिए है। तो हम इसलिए भी हम इस चीज़ को मेमोरेबल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम बात करते हैं। अब एक्सरेज हो गया कि भाई किस रेंज में है, क्या फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है, और व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एक्सरे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। दिस इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटीरियल व्हेन द एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन इट एंड द डिफ्रैक्टेड इन एनी डायरेक्शन। मतलब एक तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि मतलब हम कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सरे है उसको हम फॉल कराते हैं, और डिफ्रैक्टेड जो बीम होगी उसको हम
क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द वेरियस इंटरएटॉमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम। अब हमारा क्या हो गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन्स हैं, उन डिफरेंट प्लेन्स के अंदर क्या है, हमारा एटम्स हैं वो क्या है, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अगर हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल की। अब जो कुछ ना कुछ जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा उनके बीच की भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, और इंटरप्लेनर्स हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो क्या होगी, जब दो प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी इसको हम क्या कहेंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब एक्सरे है वो हम फॉल करा रहे हैं, फॉल कराएंगे तो फिर क्या होगा कि वो मतलब एटम से स्ट्राइक करके वो क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी, एंड जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। आफ्टर दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस द स्पॉट ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटी दैट वर रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म। अब हमें क्या करना है कि हमने रे को फॉल किया, फॉल करने के बाद हम वो क्या होगी, एक तरह से डिफ्रैक्ट होगी, एंड जो डिफ्रैक्ट बीम है उसके अंदर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्पॉट की फॉर्मेशन होगी, या फिर हम कह सकते हैं, और वो मतलब कहाँ से स्ट्राइक किए हैं, कौन से प्लेन से स्ट्राइक किए हैं, उस प्लेन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी मिलेगी हमें। और मतलब अब वो इंटेंसिटी है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, वो हमें क्या करनी है, वो स्पॉट की फॉर्म में हमें मिलेगी, और वो जो स्पॉट होंगे वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देंगे। X-ray have the wavelength is compared to the interplanar spacing that is 1 angstrom, so that it is used to study the crystal structure। अब जो मेन चीज़ है कि हम बात करते हैं कि भाई एक्सरे है वो हम यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। जब हमने कहा कि EM वेव्स का जो स्पेक्ट्रा है उसमें से हम एक्सरे है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सरेज बाकी हम कोई और रेडिएशन भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और वेवलेंथ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो पर्पज़ है वो क्या है कि भाई हम एक्सरे को ही यूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ यही है कि भाई जो मतलब एक्सरे है उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, वो एक तरह से मतलब जो रेंज हमने कहा था कि 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक है, लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज को ही यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर यूज़ करने का मतलब क्या है, क्योंकि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है हम क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन के अंदर कि मतलब एक तरह से वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। तो वेवलेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सरे है, एक्सरे को यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही है कि इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो एक तरह से क्या है कि जो एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए या क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए और मतलब ब्रॉडली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे को यूज़ करते हैं एज रेडिएशन। आफ्टर दैट ब्रेग्स लॉ, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जो मेन जो लॉ हम फॉलो करते हैं वो हमारा क्या है, ब्रेग्स लॉ है। अब ब्रेग्स लॉ हम किस कंडीशन को बोलते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ द मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फॉल ऑन द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ द क्रिस्टल एट एन एंगल थीटा, द बीम गेट सक्सेसफुली रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स। अब हमारा क्या होगा, जब मतलब कोई भी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है वो हमने ले लिया, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, कोई फिक्स वेवलेंथ है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हमने क्या कर लिया, यूज़ किया है, यूज़ किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी थीटा एंगल से हमने उसको क्या किया है, इंसिडेंट किया है। थीटा एंगल से आप उसको क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो। अब वो क्या करेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी या फिर हम कह सकते हैं डिफ्रैक्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन की डिफरेंट जो सेट ऑफ प्लेन है वो कैसे हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। द रिफ्लेक्टेड बीम में बी इन फेज और आउट ऑफ फेज डिपेंडिंग अपॉन देयर पाथ डिफरेंस। अब हमारा जो रिफ्लेक्टेड जो बीम है वो मतलब किसी एक प्लेन से नहीं डिफ्रैक्ट हो रही है, वो सेट ऑफ प्लेन है उनसे वो क्या कर रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है। तो उनका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न है वो प्रोड्यूस होगा, जो रिफ्लेक्टेड बीम की अगर हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट रे होगी, ये हमारी क्या होगी, सेकेंड रे होगी। तो फर्स्ट रे हमने इंसिडेंट की, एंगल कितना है, ये हमारा हो गया थीटा एंगल हो गया, और थीटा एंगल से हमने फॉल की। अब यही चीज़ ये क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड बीम हमें मिल रही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड रे की। सेकंड रे है वो भी किसी थीटा एंगल से फॉल कर रही है, लेकिन ये किससे करेगी, जो फर्स्ट रे थी वो हमारी स्ट्राइक की मतलब जो फर्स्ट प्लेन था उससे, और जो सेकंड की बात कर रही है वो स्ट्राइक कर रही है हमारी सेकंड प्लेन से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
है, डॉटेड लाइन है, वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसी प्लेन को, ठीक है। एंड जो पर्पल जो डॉट है वो हमारा क्या होगा, कोई एटम्स जो अरेंज्ड हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे क्या होगी, इंसिडेंट की डिफ्रेक्ट होगी, उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, सेकंड है वो किसी सेकंड प्लेन से स्ट्राइक कर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो जो सेकंड रे है वो हमारी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है। जो एक्स्ट्रा पाथ है वो कितना हो गया, एक तो ये वाला पाथ हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया, ये वाला पाथ हो गया, ठीक है। जो इतना पाथ है ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक्स्ट्रा पाथ हो गया, किसके लिए, सेकंड रेज के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में क्या हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने से आपको क्या पता चलेगा कि मतलब आपका क्या हो गया, ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक अपना क्या हो गया, राइट हैंड साइड में। ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है किसके लिए, इसके लिए, हाँ, ये डी साइन थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो डी साइन थीटा हो गया, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड में। इतना ही सेम यहाँ पे क्या हो रहा है यूज़, ये डी साइन थीटा हो गया, एक डी साइन थीटा क्या हो गया, ये हो गया। तो सेकेंड रे और फर्स्ट रे को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, 2d साइन थीटा हो गया। इफ़ वी कंसिडर द गिवन फिगर, अब इस फिगर की अगर हम बात करके टोटल पाथ डिफरेंस की बात करें फर्स्ट और सेकंड डे के लिए, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम दो ही प्लेन को कंसिडर करेंगे, तो इन दो के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हो गया वो हमारा क्या हो गया, 2d साइन थीटा हो गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के कंपेरेबल। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमारा डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा, तो टोटल जो होगा वो हमारा क्या हो गया, हमारा 2d साइन थीटा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो डिफ्रैक्टेड बीम होगी वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी तो फिर क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस के लिए डिपेंडिंग अपॉन पाथ डिफरेंस वो हमारा क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो हमारा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी एन लैम्डा, क्योंकि हमारे लिए जो यूजफुल है वो हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो गया, एन लैम्डा हो गया। तो हमें क्या करना है, जो एक्चुअली जो हमने बाई फिगर हमने देखा है कि भाई हमारा पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया है, उसमें हमारा आ रहा है डी साइन थीटा, सॉरी 2d साइन थीटा। अब 2d साइन थीटा है वो हम क्या करेंगे, हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कंडीशन जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो क्या कह रही है स्टैंडर्ड, कि वो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, अगर हम क्या बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव है तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द कंडीशन विल बी 2d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा विल बी द कंडीशन इन अवर केस एज नोन एज ब्रेक्स लॉ। तो इसको हम ब्रेक्स लॉ करेंगे क्योंकि आउटपुट में हमें क्या स्टडी करना है, जो रिफ्लेक्टेड बीम है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट वो हम स्टडी करेंगे। वो हमें किसकी वजह से मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिलेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिलेंगे तो हमें क्या करना है, हमारी यहाँ इसके कॉरस्पॉन्ड वो क्या होनी चाहिए, जो ब्रेक्स कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए होने चाहिए, और वो कंडीशन क्या है हमारी 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे d है वो हमारा क्या होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जो दो प्लेन की हम बात कर रहे हैं उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, दैट इज d। थीटा है वो हमारा क्या होगा, ब्रेक्स एंगल, या फिर हम कह सकते हैं जिस एंगल से हम रे है वो फॉल करवा रही हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स। उसके बाद n है वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। लैम्डा है वो क्या होगा, जो वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सरे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज करके डिफरेंट 3 मेथड्स हैं हमारे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सरे डिफ्रेक्शन है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लुईस मेथड। जो लुईस मेथड है उसमें क्या हो गया हमारा, द सिंगल क्रिस्टल हेल्ड स्टेशनरी इन द गोनियोमीटर सो दैट थीटा रिमेन फिक्स्ड। हमने क्या कर दिया, किसी गोनियोमीटर के ऊपर जो क्रिस्टल है उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। थीटा एंगल है उससे हम क्या कर रहे हैं, रे है उसको हम फॉल करा रहे हैं, रे को फॉल करा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे कि द क्रिस्टल स्पेसिमेन शुड हैव द डायमेंशन ऑफ 1 mm into 1 mm into 1 mm।
मतलब एक तरह से मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, हमारा फिक्स होना चाहिए, दैट इज़ 1 mm, 1 mm और 1 mm, या फिर हम कह सकते हैं एक क्यूब की फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके लिए जो साइड होगी वो कितनी होगी, 1 mm की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द एक्सरे हैव द वेवलेंथ, जो एक्सरे की जो वेवलेंथ रेंज है वो हमारी क्या होगी, अपनी 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम है, वो हम यूज़ कर सकती हैं। यहाँ भी हम क्या देखेंगे, जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो हमारी क्या होगी, एक फोटोग्राफिक फिल्म होगी, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और उस पर हम स्पॉट हैं उनको क्या कर सकती हैं, मेजर कर सकते हैं। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, द क्रिस्टल विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस एंड सेट ऑफ प्लेन विल कम इनटू द रिफ्लेक्टिंग पोजीशन। अब हमने क्या किया, एक क्रिस्टल है उसको हमने क्या किया, एक्सिस के ऊपर एक फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। ठीक है, एंड रोटेट करोगे तो विद रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है वो हमारे क्या करेंगे, एक्सपोजर में आएंगे, किसके, जो हम एक्सरे है वो एक साइड एक पिन होल है, उससे हम एक्सरे है उसको एंटर करा रहे हैं, उसके बाद सेकंड उससे हमारी एक्सरे है वो लीव कर सकती है। साइड में हमारा क्या हो गया, फिल्म लगी हुई है, उसके ऊपर हम डिफ्रेक्शन पैटर्न जो हमें मिलेगा, रिफ्लेक्टेड बीम जो मिलेगी वो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वहाँ से हमने इंटेंसिटी है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। द क्रिस्टल विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस एंड सेट ऑफ प्लेन विल कम इनटू द रिफ्लेक्टिंग पोजीशन। अब जो क्रिस्टल है वो रोटेट करेगा, सेट ऑफ प्लेन है वो हमारे रिफ्लेक्शन की जो पोजीशन होगी उसमें आएंगे। अब जो भी ब्रेक्स कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, ब्रेक्स कंडीशन को जो भी फॉलो करते जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, एक तरह से कंसिडर करेंगे, और उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक्सरे सेकंड जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होगी हमारी इसकी, कि एक्सरे शुड बी यूज्ड एट द मोनोक्रोमेटिक, वेवलेंथ है वो हमारी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। सिंगल क्रिस्टल यूज्ड शुड हैव द डायमेंशन लेस देन 1 mm। अब यहाँ पे डायमेंशन है वो स्मॉल होना चाहिए, 1 mm से कम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, रोटेटिंग क्रिस्टल। एक तो मतलब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रिस्टल यूज़ करेंगे, तो हम ये उन क्रिस्टल्स के लिए यूज़ करेंगे जिनको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में हम बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो हमारा हो गया पाउडर डिफ्रैक्शन टेक्निक। पाउडर डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या कहाँ यूज़ होती है, यूज फॉर दो सब्सटेंस फॉर विच द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज डिफ़िकल्ट। अब कोई सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में अगर हमें नहीं मिल पाता तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब एक तरह से, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो भी होते हैं उनको हम क्या करेंगे कि मतलब एक तरह से पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पाउडर सैंपल इज़ यूज्ड, तो हमने क्या किया, कोई भी मटेरियल बनाया उसको हमने क्या किया, पाउडर की फॉर्म में यूज़ किया। पाउडर की फॉर्म में यूज़ करने के बाद आप क्या करोगे कि मतलब एक्सरे ट्यूब है जो कि जहाँ से हमें एक्सरे एज अ सोर्स हमें मिलेगी, उसके बाद हमने क्या किया, कोई भी सैंपल होल्डर होगा उसके ऊपर हमने अपने सैंपल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रे है वो हम उसके ऊपर फॉल कराएंगे। फॉल कराने के बाद फिर हमें क्या होगा, डिफ्रैक्टेड बीम है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, और सेकंड थिंग एक और चीज़ है वो क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है वो हम यूज़ करते हैं। जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर एज ए सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसलिए कॉपर के लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, वो जनरली हम एज ए सोर्स यूज़ करते हैं। तो डिटेक्टर जो होगा वो हमें क्या कर देगा, यहाँ से जो भी मतलब एक तरह से कौन की शेप में हमें क्या मिल जाएगी, डिफ्रैक्टेड बीम मिल जाएगी, जो डिटेक्टर में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया पाउडर डिफ्रैक्शन टेक्निक। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द एक्सरे। एक्सरे है उसके एप्लीकेशन हैं, वो हैं फर्स्ट वन, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस मटेरियल। अब जैसे हमने कहा कि मतलब हमें एक पैटर्न मिलेगा, एक स्पॉट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता सकते हैं। एक और मेन चीज़ है कि मतलब हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको बोल देते हैं XRD। तो XRD से हम क्या कर सकते हैं कि हमें नहीं पता कि वो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वो हमें पाउडर्ड फॉर्म में मिला हुआ है, अब हमें नहीं पता कि वो अमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो हमने उसका XRD परफॉर्म किया, XRD परफॉर्म किया तो मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन है तो उससे भी हम अलग से पता चल जाता है। जैसे क्रिस्टलाइन जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो एक शार्प पीक की फॉर्म में हमें मतलब इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है। उसके बाद फिर अपना क्या हो गया, जो अमोर्फस मटेरियल होंगे उनमें हमें क्या मिलता है, एक हम्प की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई
हम वैसे कोई सैंपल देख के हमें नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे, उसका XRD कर लेंगे। XRD करके हम बता सकते हैं कि भाई ये अमोर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन मटेरियल है। टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम एक तरह से अगर हमें पीक्स मिल गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसके आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि भाई उसके सेल पैरामीटर्स क्या हैं, उसके बाद उसमें मतलब एक बेसिक अरेंजमेंट कैसा है, किस टाइप का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो वो सारी मतलब बेसिक, और एक चीज़ है मतलब एक तरह से कि डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल टू डिटरमाइन द स्ट्रेन एंड द ग्रेन साइज, ठीक है। तो ग्रेन साइज कैसा है वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब वो बल्क में है, नैनो में है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया कि मतलब स्ट्रेन है, मतलब जैसे हम एक पीक की फॉर्म में हमें इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, उसके बाद उस इंटेंसिटी की ब्रॉडनेस कितनी है वो भी एक तरह से साइज को बताती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स होंगे या फिर नैनो रेंज में कोई भी है तो फिर उस चीज़ में हमें वो जो पीक है वो हमें क्या मिलेगी, ब्रॉड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि भाई हमें बेसिक कोई स्ट्रेन अगर भी कोई प्रोड्यूस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी पता चलता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई मतलब मिक्स कोई मतलब एक तरह से कंपोजिट के फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर हम कुछ मतलब कोई और एलिमेंट है वो उसके अंदर डाल रही हैं, तो एक तरह से क्या होता है कि जो पीक्स जो होनी चाहिए, जो नेचुरल जो प्योर फॉर्म में कोई भी कंपाउंड है उसमें हमने कुछ और मिक्स कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो उनकी पीक्स की जो शेप है या फिर हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है वो भी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकती हैं किसकी हेल्प से, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से। तो मेनली बस यही था जनरल कि एक्सरेज क्या होती हैं, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम यूज़ करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, एक टेक्निक है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मतलब एक तरह से जिसको मतलब हम क्या हो गया कि मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो मेन जो कंडीशन फॉलो होती है वो हमारी ब्रैग्स लॉ होती है, जो हमारा क्या है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही हुआ कि मतलब जो एटम्स होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन्स होंगे उनके अंदर फिक्स हैं। उसके बाद आप रे है वो फॉल करते, एक्स रे है उसको फॉल करते हो, फॉल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होगा तो फिर वो क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब हमारे लिए यूजफुल कौन है, हमें कौन इंटेंसिटी देगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी पाथ डिफरेंस होगा उसको हम क्या लेंगे, किसके इक्वल लेंगे, एन लैम्डा के इक्वल लेंगे। एन लैम्डा किसके लिए है, हमारा पाथ डिफरेंस है, अगर एन लैम्डा के इक्वल होता है तो हमें जो इंटरफेरेंस मिलता है वो कंस्ट्रक्टिव मिलता है। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ हो गया, ये हो गया ब्रेग्स लॉ। उसके बाद हमने कहा कि जो मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर हम मेथड्स की बात करें तो वो 3 मेथड, लुईस मेथड, सेकंड वन इज रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड थर्ड वन इज पाउडर मेथड। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए, साइज़ को बताने के लिए, ग्रेन साइज़ को बताने के लिए, या फिर ओरिएंटेशन कैसी है, और बाकी मतलब डिटेल स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पैरामीटर्स हैं वो भी हम किससे कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।